इमेजिन करो, इट्स 2026। आप दिल्ली में खड़े हो। इंडिया का अपना पासपोर्ट नहीं है। रेड फोर्ट पे हर साल तिरंगा नहीं लहराया जाता। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक गवर्नर जनरल लंदन की अथॉरिटी रिप्रेजेंट करता है। स्कूल के बच्चे गॉड सेव द किंग गाते। आर्मी की यूनिफॉर्म्स पर ब्रिटिश क्राउन का सिंबल है। और आपका देश अभी भी ऑफिशियली एक ब्रिटिश डोमिनियन है। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। एक क्वेश्चन, क्या होता अगर ब्रिटिश कभी इंडिया छोड़ के नहीं जाते। आज हम हिस्ट्री को चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीडम ने सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी को कैसे बदला। 15 अगस्त 1947 हम जिस दिन को इंडिपेंडेंस डे के नाम पे सेलिब्रेट करते, इमेजिन करो वो दिन कभी आया ही नहीं। शायद ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को ग्रेजुअली एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बनाया होता। शायद कुछ लोकल लीडर्स को पावर दी गई होती, लेकिन फाइनल अथॉरिटी लंदन के पास रहती। एक एवरेज इंडियन ऑफिस वर्कर राजेश, उसकी सैलरी ठीक है, उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जब वो कोई गवर्नमेंट फॉर्म फिल करता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके लिए ये नॉर्मल होता, क्योंकि उसने कभी इंडिपेंडेंट इंडिया देखा ही नहीं। साइकोलॉजिकली इंसान उसी रियलिटी को नॉर्मल मान लेता है जिसमें कि वो पैदा होता है। हो सकता राजेश को कभी ये महसूस भी नहीं होता कि उसका देश किसी और की अथॉरिटी में, किसी और के कंट्रोल में। अथॉरिटी धीरे धीरे इनविजिबल हो जाती। अब स्कूल्स इमेजिन करो, एक क्लासरूम, एक टीचर, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल और एक सिस्टम जो बच्चों को एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाने पे फोकस करता है। ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव लार्जली क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफोर्स क्रिएट करना था। अगर वो सिस्टम ज़्यादा बदला ही नहीं होता तो शायद एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग सेकेंडरी रहते। एक स्टूडेंट अयान 95% लाता, उसे सिखाया जाता इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, रूल्स याद रखो, एग्ज़ाम क्लियर करो, गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करो। क्यों पूछना उतना रिवॉर्ड नहीं होता। कैसे और क्या ऐसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कोई, इसे तो और ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता या इनकरेज ही नहीं किया जाता। हो सकता है इंडिया में टैलेंटेड लोग फिर भी होते, साइंटिस्ट भी होते, इंजीनियर्स भी, लेकिन सिस्टम का साइकोलॉजिकल मैसेज शायद ये होता, ओबीडियंस फर्स्ट, क्रिएटिविटी लेटर। और जब पूरी जनरेशन इसी इन्वायरमेंट में बड़ी होती तो अथॉरिटी को चैलेंज करना इमोशनल लेवल पर अनकंफर्टेबल लगता। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम अपने आप को क्या कहते हैं? इंडियन, ब्रिटिश इंडियन, इंपीरियल सिटीजन? इंग्लिश लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस शायद और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। कॉर्पोरेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, हायर एजुकेशन, सब में इंग्लिश डोमिनेंस और भी ज़्यादा डीप हो सकती थी। रीजनल लैंग्वेजेस भी सर्वाइव करते, लेकिन उनकी सोशल प्रेस्टीज ग्रेजुअली कम हो सकती थी। एक मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स बच्चे से कहते, घर में इंग्लिश बोलो, लेकिन अगर करियर बनाना है तो इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। ये लाइन आज भी कही जाती है, लेकिन ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन में शायद और भी ज़्यादा एग्रेसिवली बोली। आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्टिंग होता। एक तरफ लोकल कल्चर, दूसरी तरफ इंपीरियल आइडेंटिटी। हो सकता है कुछ लोग अपने आप को प्राउडली ब्रिटिश इंडियन कहते, कुछ लोग रीजनल आइडेंटिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते, और कुछ लोगों के लिए इंडियन होना सिर्फ एक जियोग्राफिक लेबल बन के रह जाता। नेशनल आइडेंटिटी की इंटेंसिटी शायद उतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं होती जितनी इंडिपेंडेंस के बाद हुई। कॉलोनियल सोसाइटीज में हायरार्की काफी ज्यादा विजिबल होती। टॉप पर इंपीरियल ऑफिशियल्स, उनके नीचे लोकल एलीट्स, फिर एजुकेटेड मिडिल क्लास और फिर ऑर्डिनरी वर्कर्स। अगर कॉलोनियल स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता तो शायद ये हायरार्की और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रहती। इमेजिन करो मुंबई का एक हाई एंड क्लब, मेंबरशिप एक्सपेंसिव है, ब्रिटिश बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स
और इंडियन एलिट्स एक साथ नेटवर्किंग कर रहे। एक ऑर्डिनरी क्लर्क को वहां पे एंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सोशल मोबिलिटी होती लेकिन स्लोर, मैरिज डिसीजंस भी फैमिलीज पूछती, गवर्नमेंट सर्विस, इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन कनेक्शंस, इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड। एक एवरेज इंडियन फैमिली का ड्रीम शायद सिर्फ सेटल्ड होना नहीं होता, बल्कि इंपीरियल क्लास के करीब होना होता। अब आर्मी इमेजिन करो। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे डिसिप्लिन फोर्सेस में से एक मानी जाती है, लेकिन अगर कमांड स्ट्रक्चर ब्रिटिश क्राउन के अंडर होता, एक सोल्जर कैप्टन अर्जुन सिंह किसी फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट में डिप्लॉय होते। उनकी ट्रेनिंग एक्सीलेंट है, उनका करेज रियल है, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म पे इंडियन रिपब्लिक का एम्बलम नहीं है, ब्रिटिश क्राउन का सिंबल है। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने घर के लिए, अपने रीजन के लिए, या एक एम्पायर के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए? ये सवाल नेशनल प्राइड को डीपली अफेक्ट करता। इकोनॉमी में भी सिमिलर टेंशन होती। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा डेवलप्ड होता, रेलवेज और भी ज़्यादा एक्सपेंडेड होते, पोर्ट्स और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड होते, ट्रेड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता, क्या इकोनॉमिक डिसीजंस प्राइमरली इंडिया के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए लिए जाते या एम्पायर के ब्रॉडर इंटरेस्ट के लिए? वन लाइकली आउटकम कुड बी दैट इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती, लेकिन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर इंपीरियल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहता। इंडिया और भी ज़्यादा प्रॉस्परस हो सकता था, लेकिन फुली ऑटोनोमस इकोनॉमिक पावर बनना मुश्किल होता। यहाँ डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। फ्रीडम एक्चुअली होता क्या है? सिर्फ इलेक्शन, सिर्फ एक झंडा, सिर्फ एक नेशनल एंथम, या कुछ और? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान की रियलिटी उसके पॉलिटिकल रियलिटी से इन्फ्लुएंस होती है। जब एक नेशन इंडिपेंडेंट होता है तो उसके सिटीजन्स के दिमाग में एक सटल मैसेज आता है, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, हर गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन ओनरशिप की फीलिंग अलग होती है। इमेजिन करो एक यंग एंटरप्रेन्योर मीरा इंडिपेंडेंट इंडिया में वो स्टार्टअप शुरू करती और कहती, ये मेरा देश है, मैं कुछ नया बना सकती हूँ। ऑल्टरनेट कॉलोनियल इंडिया में शायद वो कुछ और सोचती पहले। शायद वो पहले ये सोचती, क्या सिस्टम इसे अलो करेगा? डिफरेंस सटल है, लेकिन साइकोलॉजी में सटल डिफरेंसेस जनरेशंस को शेप करते। फ्रीडम शायद सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो एक कलेक्टिव साइकोलॉजिकल परमिशन भी होती है। अब रियलिटी में वापस आते। 1947 के बाद इंडिया ने मिस्टेक्स भी की, चैलेंजेस भी देखे, पॉवर्टी, ब्यूरोक्रेसी, इनइक्वालिटी सब एग्जिस्ट करते रहे, लेकिन एक चीज़ फंडामेंटली बदली, डिसीजन मेकिंग का सोर्स। एक इंडियन स्टूडेंट आज एक IAS ऑफिसर बन सकता है, एक इंडियन साइंटिस्ट एक स्पेस मिशन लीड कर सकता है, एक इंडियन एंटरप्रेन्योर ग्लोबल कंपनी बिल्ड कर सकता है। ये गारंटी नहीं है कि सब सक्सेसफुल होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी उनके अपने सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है। पर आपसे इसलिए फ्रीडम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमिक या मिलिटरी नहीं था, शायद उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल था। उसने एक नेशन को ये कहने की परमिशन दी, हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। हो सकता है ऑल्टरनेट टाइमलाइन में इंडिया और भी ज़्यादा मॉडर्न होता, और भी ज़्यादा डेवलप्ड होता, लेकिन एक सवाल फिर भी रहता, क्या लोग पूरी तरह अपने आप को अपना मानते? क्योंकि फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कौन रूल कर रहा है, फ्रीडम का मतलब ये भी होता है कि आप अपने आप को कैसे देखते, एक प्रजा की तरह या एक नागरिक की तरह। और इसलिए 15 अगस्त सिर्फ एक डेट नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था, जिसमें सिर्फ एक झंडा नहीं बदला, उसने करोड़ों लोगों के दिमाग में ये आइडिया इंस्टॉल की कि शायद पहली बार ये देश सच में उनका है। फ्रीडम वॉज नॉट जस्ट अबाउट अ फ्लैग, फ्रीडम सिर्फ एक झंडे के बारे में नहीं था, इसने करोड़ों लोगों को अपने आप को एक अलग नज़रिए से देखने की परमिशन दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।